हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के सेकंड चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का शीर्षक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चूँकि हमें चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए हमें पहले इसके शीर्षक को बेहतरीन ढंग से समझना होगा कि आखिर शीर्षक कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लोग थे वो क्या करते थे, वो शिकार करते थे, वो भोजन संग्रह के लिए इधर उधर जा कर के घूमते थे ताकि उन्हें भोजन मिल जाए। तो अब इस चैप्टर में चूँकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उसके बाद की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को अब आप समझिए। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि पहले जो लोग थे वो शिकारी करते थे और भोजन का संग्रह करते थे। अब उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, उन्होंने अपनी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव लाए, जिससे कि अब वो खुद भोजन का उत्पादन करने लगे हैं। यानी कि अब वो खाद्य के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है कि हमें शिकार करना है, अगर हम शिकार नहीं कर पाए तो हम क्या भोजन करेंगे, या फिर अगर हमें भोजन इधर उधर से नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे। अब उन्होंने सीख लिया है कि कृषि कैसे करना है, अनाज कैसे उपजाना है। इसलिए हमें अब ये जानना है कि आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे कि अब वो भोजन उत्पादित करने लगे और वो बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं कि कृषि कैसे किया जाता है। तो देखिए, आरंभिक मानव, अगर हमसे कोई पूछे कि आरंभिक मानव किसे कहते हैं तो सिंपली सा जवाब है 20 लाख वर्ष पहले जो लोग पृथ्वी पे थे उन्हें हम लोग आरंभिक मानव कहते हैं। आरंभिक मानव को हम एक नाम देते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक। अब आप कहोगे कि आप इसे आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहते हो, किस आधार पे कहते हो कि हम आरंभिक मानव का नाम रखें आखेटक खाद्य संग्राहक। तो वो उनके भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पे आप इस नाम पे ध्यान दीजिए, आखेटक, यानी कि जो आखेट करता है उसे आखेटक कहते हैं, जो खाद्य का संग्रह करता है उसे खाद्य संग्राहक कहते हैं। तो अब समझ आ गया ना कि हमने आरंभिक मानव का नाम आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों रखा है, क्योंकि वो शिकार करते थे और इधर उधर घूमकर भोजन को एकत्रित करते थे, इसीलिए हमने उनका नामकरण किया है आखेटक खाद्य संग्राहक। देखिए, ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो स्थायी रूप से कहीं नहीं रहते थे, वो स्थिर नहीं थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे। तो अब हमें जानना पड़ेगा ना कि वो इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। तो देखिए, कभी वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे, यानी कि उनको तो भोजन उगाना आता नहीं था कि हम कैसे भोजन उपजाएं, तो वो उसकी तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे और देखते रहते थे कि कहाँ कुछ मिल जाए हमें खाने के लिए, तो इसलिए वो घूमते रहते थे। वो जानवरों का शिकार करने के लिए इधर उधर जाते थे या कभी कभी जानवरों के पीछे पीछे चले जाते थे। कहने का मतलब है कि जब पहले वो शिकार किया करते थे तो जानवर तो सामने आएगा नहीं कि हाँ मैं सामने हूँ, आप आओ मेरा शिकार करो, तो ऐसा नहीं था। वो जब जानवरों का शिकार करते थे तो जानवर दौड़ के भागने लगते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि इंसान भी उसके पीछे पीछे भागने लगता था और वो भागते भागते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। यानी कि यहाँ भी वो घूम ही रहे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। फिर उपयुक्त मौसम, जैसे कि वो जिस स्थान पे रह रहे हैं वहाँ का मौसम रहने लायक नहीं है, मतलब वहाँ बिल्कुल अजीब सी परिस्थितियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वो उनको वहाँ रहने में ठीक नहीं लगता होगा, मतलब वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते होंगे। इस कंडीशन में पेड़ पौधों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसलिए वो इधर उधर चले जाया करते थे जहाँ पे कि अच्छा मौसम रहे और वो सही से रह सके।
सूखे मौसम में पानी की तलाश में, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक चीज़ है। बिना पानी के हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब कोई क्षेत्र सूखा होता था, यानी कि वहाँ सूखा पड़ जाता था, या फिर बारिश नहीं होती थी, या फिर वहाँ नदी सूख जाती थी, तो वो लोग क्या कहते थे, दूसरे स्थान चले जाते थे जहाँ पे कि उन्हें आसानी से पानी का कोई स्रोत मिल जाए, जैसे जल, तालाब, ये सब मिल जाए, तो वो इसलिए भी इधर उधर चले जाते थे। यानी कि अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो आरंभिक मानव थे, यानी जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, वो घुमंतु क्यों थे, वो इधर उधर क्यों घूमते थे। अब आप कहोगे कि आरंभिक मानव की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। ये तो हमने जान लिया है कि आरंभिक मानव किसे कहते हैं, लेकिन आरंभिक मानव के विषय में वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये सब जो अभी हमने पढ़ा कि वो शिकार करते थे या फिर वो इधर उधर चले जाते थे, तो किस आधार पे हम ये कहते हैं, हमें ये जानकारी कहाँ से हुई कि ऐसा ऐसा वो करते थे। तो देखिए, पढ़ते हैं कि कैसे हुई जानकारी। उनके द्वारा बने औजारों के अवशेष से। अच्छा, यानी कि उन्होंने कुछ औजार बनाए थे जो आज भी हमें कहीं कहीं से मिले हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लाख वर्ष पहले की बात है, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ अवशेष मिला है जिसके आधार पे हमारे विद्वानों ने ये सब जानकारी एकत्रित की है। अब देखिए, जो औजार मिले हैं वो पत्थर के हैं, हड्डी के हैं और लकड़ी के हैं। हड्डी जैसे वो जानवरों को मार कर जब खाते थे तो उनकी जो हड्डियाँ बचती थी तो उससे वो औजार बना लिया करते होंगे। पेड़ों को काट करके लकड़ी का औजार बनाते होंगे, और जो पत्थर उन्हें मिलता होगा उससे वो औजार बनाया करते थे। अब देखिए, वो औजार बना के करते क्या थे, मतलब औजार का उपयोग वो क्या करते थे। तो देखिए, वो किस किस चीज़ में उपयोग करते थे। फल फूल काटने में, लकड़ी काटने में, जैसे कि उन्हें जब फल खाना होता होगा तो वो इन्हीं औजार का उपयोग करते होंगे उसे काटने के लिए, या फिर लकड़ी काटने के लिए, हड्डी व मांस काटने के लिए। कोई कोई जानवरों की जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा होता है, उसे सिंपली हाथ से नहीं किया जा सकता, तो वो उसके लिए भी मांस वगैरह को भी काटने के लिए औजारों का प्रयोग करते थे। पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए भी वो अक्सर जो औजारों का प्रयोग करते थे। और वो क्या, भाल और बाण जैसे हथियार बनाने में भी औजारों का प्रयोग करते थे। अब आप सोचोगे कि वो भाले क्यों बनाते थे, बाण क्यों बनाते थे, तो वो इसलिए बनाते थे क्योंकि जब वो जानवरों का शिकार करते थे तो जानवर भागते थे, और जानवर से तेज ये भाग नहीं सकते थे, तो वो क्या करते थे, वो बाण और भाले बनाया करते थे, जिससे कि जब जानवर भागे तो वो पीछे से उसे फेंक करके मारे और जानवर को लगे और जानवर वहीं गिर जाए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्वानों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। कहने का मतलब है कि हम जिस कालखंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस समय लोगों का जीवन कैसा था, उस कालखंड जहाँ पे कि लोग पहले शिकार करते थे और भोजन एकत्रित करते थे, लेकिन अब जब वो कृषि करने लगे हैं, तो तब से लेकर के कृषि करने लगे हैं तब तक के समय को हमारे विद्वानों ने हमारे लिए उसे बहुत सारे भागों में विभाजित किया ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। तो उनके द्वारा जो विभाजित किया गया है उसका पहला नाम है आरंभिक काल या पुरापाषाण काल। आरंभिक काल इसलिए क्योंकि उस समय जो लोग रहते थे उन्हें हम लोग आरंभिक मानव कहते हैं, और पुरापाषाण काल कहा गया है जहाँ पे कि पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। और इसका जो समय अंतराल था, यानी इसका जो कार्यकाल था आरंभिक काल का, वो था 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 12 लाख वर्ष पहले तक। और इस समय जो हमें पूरा स्थल से बहुत सारे पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, इस काल की ये विशेषता है। देखिए कैसे प्राचीन पत्थर जो कि पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। पूरा स्थल से हमें क्या प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ से जो औजार प्राप्त हुआ है तो ये दर्शाता है कि उनके लिए जो उनके द्वारा बनाए गए औजार थे वो कितना महत्वपूर्ण थे। उस समय तो लोग कृषि करना जानते नहीं थे, वो लोग टोटली शिकार पे डिपेंड थे और कंदमूल भोजन इकट्ठा करते थे। तो वो शिकार करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। फल को काटने के लिए भी औजारों का प्रयोग करते थे। तो ये दर्शाता है कि इस कालखंड में उनके लिए उनके द्वारा बनाए गए औजार कितने महत्वपूर्ण थे। और इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो आरंभिक काल या पुरापाषाण काल है उसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा काल में विभाजित किया गया है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन आप एक
माइंड मेकअप कर लो कि जो शुरुआती चरण था आरंभिक काल का, उसे हम लोगों ने आरंभिक पूरा पाषाण काल कहा, और जो उसका बीच का समय था उसे मध्य पूरा पाषाण काल, और जो अंतिम का समय था उसे हमने उत्तर पूरा पाषाण काल कहा। इस तरीके से हम जान गए कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम जानते हैं इसके दूसरे भाग के बारे में। पहला भाग था आरंभिक काल या पूरा पाषाण काल, और दूसरा भाग है मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ। मध्य पाषाण युग को ही हम मेसोलिथ भी कहते हैं। इसका समय अंतराल है 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक, यानी कि इसका जो कालखंड है वो 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक है। और इस युग में क्या क्या हुआ था? इस युग में पर्यावरण में बदलाव आया था, यानी कि पहले का जो पर्यावरण था वो मतलब लोगों के रहने के लिए अनुकूल था, लेकिन एक जैसा था। लेकिन इस कालखंड में आकर के पर्यावरण में तेज़ी से बदलाव आया। कहने का मतलब कि पहले जो पर्यावरण में बदलाव होते थे वो बहुत ज़्यादा दिनों पे होते थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन अब पता चलने लगा था। कैसे? क्योंकि अब घास वाले मैदान बनने लगे थे। यानी आप समझ सकते हो कि घास कहाँ पे उगते हैं, जहाँ का मौसम अच्छा होता है, मतलब मौसम बहुत ही अनुकूल हो तो वहाँ पे घास वगैरह उगने लगते हैं मैदान में। और इस समय के जो पाषाणिक औजार थे वो आमतौर पर बहुत छोटे थे, यानी कि जो इसके पहले वाले काल में पूरा पाषाण काल में जो बनाया गया था औजार वो इतने छोटे नहीं थे, वो बड़े बड़े थे, मतलब उनको उतनी बारीकी से नहीं बनाया गया था। लेकिन इस युग में जो औजार बनाए गए थे उसे थोड़ा बारीकी के साथ बनाया गया था, थोड़ा छोटा बनाया गया था। और चूँकि इसका आकार छोटा था तो इसीलिए हम लोग इसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहते हैं। पाषाण यानी कि पत्थर, और पत्थर के औजार बनते थे, इसीलिए लघु पाषाण। और इस कालखंड में आकर के औजार वही थे, लेकिन वो औजार का आकार क्या था? वो छोटा हो गया था। औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे, हंसिया और आरी जैसे औजार पहले जो होता था वो डायरेक्ट फेंकने के लिए बनाते थे, लेकिन अब वो क्या करने लगे थे? इसके पीछे जोड़ने लगे थे। उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे हम लोग मुट्ठे कहते हैं। जैसे कि आप आरी देखे हो तो आरी में पीछे उसको पकड़ने के लिए लकड़ी का बेट बना होता है, तो उसे यहाँ पे मुट्ठा कहा जा रहा है। यानी कि अब वो जो औजार बना रहे थे वो पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे बना रहे थे, और उसमें थोड़ा क्या मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया था, यानी कि उसमें कुछ नई नई चीज़ें जोड़ दी गई थी जिससे कि वो और ज़्यादा यूज़फुल हो जाए और पहले से अच्छा भी हो जाए। और ये जो औजार थे वे ये वही औजार थे, यहाँ पे लिखा भी है पूरा पाषाण युग वाले औजार भी, यानी कि ये पूरा पाषाण युग वाले भी औजार प्रयोग कर रहे थे, लेकिन साथ ही क्या कर रहे थे? उन्हीं औजारों में थोड़ी नई नई चीज़ें जोड़ दे रहे थे, जो कि इसकी विशेषता हो गई इस कालखंड की। अब तीसरा कालखंड आता है नव पाषाण युग। पहला हम लोगों ने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब हम लोग जानेंगे नव पाषाण युग के बारे में। नव पाषाण युग जो है वो 10,000 साल पहले का है। इसकी जो काल अवधि है आज से 10,000 साल की है। इस समय के जो औजार थे उनके धार बहुत पैने होते थे, यानी कि इस समय के जो औजार होते थे वो बहुत ही ज़्यादा धारदार होते थे और उन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। इससे पहले, इस कालखंड के पहले के जितने भी औजार थे उन पर पॉलिश नहीं किया जाता था, और उनमें धार होते थे लेकिन धार बहुत ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन इस युग में जितने भी औजार थे वो बहुत ज़्यादा पैने कर दिया गया था, उनको बहुत ज़्यादा पैना कर दिया गया था और उन पर पॉलिश भी चढ़ाई गई थी। अगर हमसे पूछा जाए कि किस कालखंड के औजारों पे पॉलिश चढ़ाई गई थी तो इसका जवाब होगा नवपाषाण युग। ओखली व मूसल का प्रयोग अनाज व वनस्पतियों को पीसने होती। इस कालखंड में लोग ओखली और मूसल जैसे औजारों का भी उपयोग करने लगे थे। और किस लिए करते थे? अनाज को कूटने के लिए, क्योंकि अब उन्होंने कृषि आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल तक आते आते, तो अब वो उसे पीसने के लिए ओखली और मूसल का भी प्रयोग करने लगे थे। साथ ही उन्होंने जो बर्तन बना रखा था मिट्टी के उस पर अलंकरण भी कर रखा था, यानी उसमें जो डिजाइनिंग होता है वो भी वो करने लगे थे। इसके पहले भी वो बनाते होंगे लेकिन वो बहुत सिंपल होता था, लेकिन इस समय का जो औजार होता था उस पर उन्होंने अलंकरण भी किया था, यानी उस पर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी की थी। और इस कालखंड में कपास की खेती भी आरंभ कर दी गई थी, यानी कि अब लोग कपास की खेती करने लगे थे। अब हम देखेंगे कुछ पुरा स्थलों को, जो कि कुछ पुरा स्थल हमें मिले हैं, जैसे कि वे जो विद्वान लोग होते हैं जो
पुरातत्ववेदा होते हैं वो पुरातात्विक खुदाई करते रहते हैं। तो उस खुदाई के दौरान उन्हें जो जो पुरा स्थल ज्ञात हुए हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। अब देखिए, पुरा स्थल कहते किसे हैं? वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी चीज़ों के अवशेष मिले हैं, यानी कि वह स्थान जहाँ पे आरंभिक मानवों द्वारा बनाए गए औजारों के अवशेष मिले हैं। यानी उन्होंने जो जो चीज़ें बनाई थी, या वो रहने के लिए घर उन्होंने बनाया था, बर्तन बनाया था, या जो भी चीज़ें उन्होंने बनाया था, तो उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों के कुछ कुछ अवशेष हमें आज भी कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो वो जिस स्थान पे मिलते हैं हम लोग उसे पुरा स्थल कहते हैं। अब देखिए कि हमें कहाँ कहाँ से कौन से स्थल मिले हैं। आपके बुक में ये मैप में लोकेट करके बताया गया है, लेकिन मैं मैप अभी नहीं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। अभी मैं उसे यहाँ पे बता दे रही हूँ कि कौन कौन से स्थल हैं वो कहाँ पे मिले हैं। जब ये सेशन ख़त्म होगा तो लास्ट में मैं मैप भी आप लोगों को दिखा दूँगी, और आप वहाँ से देख लेना और बाद में आप बुक से भी देख लेना, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए कि वो स्थल कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। कुछ पुरा पाषाणिक स्थल मिले हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा पुरा पाषाण काल किसे कहते हैं। तो पुरा पाषाण काल में जो जो मतलब औजार बनाए गए थे, जो जो चीज़ें बनाई गई थी उनके द्वारा, वो सब मिले हैं। भीमबेटका से मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफाएं से मिली हैं। फिर कर्नाटक के हुंसगी से मिला है। यानी कि इन स्थानों से कौन से पुरा स्थल मिले? पुरा पाषाणिक पुरा स्थल मिले हैं, यानी कि पुरा पाषाण काल में बनाए गए औजार, इमारत या जो भी चीज़ें। अब हम लोग जानते हैं नव पाषाणिक पुरा स्थल, यानी कि वैसी चीज़ें जो कि नव पाषाण काल में बनाई गई थी, जो कि हमें मिली हैं, और वो जिस स्थान से मिली है उस स्थान का नाम है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। वहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, यानी कि उस समय लोग ज़मीन में गड्ढा करके भी घर बनाते थे। और ऐसा सबूत हमें कहाँ से मिला है? बुर्ज होम, कश्मीर से। हर एक जगह की खासियत है कहाँ से क्या मिला है, लेकिन अभी हमें वो सब पढ़ना नहीं है। अभी जो पढ़ना है मैंने बस वही आप लोगों को बताया है। देखिए, चिरांद है, वहाँ से भी हमें नवपाषाण की वस्तुएं मिली हैं। फिर मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। दाऊजली हेडिंग जो कि असम में है। हल्लूर कर्नाटक, पेयमपल्ली तमिलनाडु। यानी कि इन सभी स्थल से हमें नवपाषाणिक हथियार या औजार मिले हैं। अब हम लोग जानेंगे महापाषाणिक पुरा स्थल, यानी कि ये चीज़ें हमें जिस स्थान से मिली हैं महापाषाण काल की। ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से मिली है। आदि चन्नलूर जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से मिली है। और आरंभिक गांव, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नगरों का विकास हुआ था, तो उसी तरीके से आरंभिक गांव भी बसे थे। सबसे पहले जो गांव बसे थे उसका नाम है इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। आधुनिक नगर मुंबई कोलकाता, जो कि आधुनिक यानी कि नया। आरंभिक जो कि सबसे पहले, और आधुनिक जो कि बाद में बना और अभी के हिसाब से नया। तो आधुनिक नगर है मुंबई कोलकाता, और आरंभिक गांव अगर कोई पूछे तो हम लोग इनाम गांव बताएंगे जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उससे तो हमें इतना समझ आ गया कि अब लोगों ने कृषि और पशुपालन आरंभ कर दिया था। अर्थात अब उनकी जो जीवन शैली थी वो स्थायित्व वाली हो गई थी। अब वो स्थायी रूप से एक जगह निवास करने लगे थे। अब वो घुमंतु जैसे जीवन यापन नहीं कर रहे थे। देखिए, जो कि पशुपालन कहना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो वो कौन सा पशु है जिसे उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया? तो जानवर जो है वो कुत्ता है। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया, तो हम कहेंगे कुत्ता। उसके बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया, लेकिन सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गया था। देखिए, जब लोग पौधे उगाने लगे और जानवरों को पालने लगे, पालेंगे तभी तो उसकी देखभाल करेंगे। तो इसे हम लोगों ने कहा कि ये उनके बसने की प्रक्रिया थी। सही बात है। जैसे कि जब उन्होंने स्थायित्व वाला जीवन आरंभ किया तो वो पौधे उगाने लगे और फिर पशुओं की देखभाल करने लगे, तो इसे बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। और ये बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? आज से 12,000 साल पहले। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जौ और गेहूँ। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कहाँ पे लोगों ने, आप याद करो, कहाँ पे लोगों ने जौ और गेहूँ उपजाना प्रारंभ किया था? सुलेमान और केथर पहाड़ी में। तो यहाँ पे भी अगर हमसे कोई पूछे कि कृषि के लिए सबसे पहले
लोगों ने क्या उपजाना शुरू किया था, तो जौ और गेहूँ, यानी कि सबसे प्राचीन फसल है ये दोनों। प्राचीनतम फसल है जौ और गेहूँ, सबसे पहले इसी को उपजाया गया था। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है दूध। देखिए, पशुपालन भी एक हिसाब से भोजन देता है हमें। पशुपालन जो करते हैं वो अक्सर गाय से दूध लेते हैं, बकरी का दूध निकालते हैं, तो वो भी एक भोजन का तरीका है। हम लोग दूध पीते हैं जिससे कि हमारा पेट भरता है। अभी हम लोगों ने ऊपर कुछ पूरा स्थल के बारे में पढ़ा था। उन्हीं पूरा स्थलों में से एक मेहरगढ़ है। हमें और सब पूरा स्थलों के बारे में तो अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी हमें मेहरगढ़ के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान। मेहरगढ़ कैसा स्थान है? बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा और समतल स्थान है। संभवतः यहाँ पे सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाया गया था और यहाँ के लोगों ने सबसे पहले भेड़ और बकरी को पालना शुरू किया था। यहाँ से हमें हिरन, सूअर, भेड़, बकरी आदि जैसे जानवरों की हड्डियाँ मिली है और यहाँ से जो हमें घरों के अवशेष मिले हैं वो चौकोर और आयताकार हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण में काम आते होंगे। भंडारण कहने का मतलब है कि लोगों ने कृषि करना आरंभ कर दिया था, तो जब वो कृषि करते थे तो ऐसा थोड़ी है कि वो सारा अनाज एक बार में ही खा लेंगे, तो उनमें से वो कुछ अनाजों को भंडारित करके रखते थे, तो वो अपने घर में ही भंडारण के लिए कमरे बनाते होंगे। तो वहाँ से जो हमें घरों के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं उसमें से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो 4 या उससे अधिक कमरे बनाए थे उन्हीं में से वो कमरों का उपयोग करते थे भंडारण के लिए, उन्हीं कमरों का उपयोग करते थे वो। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। वहाँ से जो हमें कब्र के साक्ष्य मिले हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे कब्र के साथ साथ कुछ कुछ सामानें भी दफनाई जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। तो ये सब कुछ बातें थी मेहरगढ़ से संबंधित। उम्मीद है आपको अभी तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपके बुक में एक मैप दिया गया है इंडिया का और उसके थ्रू आपको ये बताया गया है, ये लोकेट किया गया है कि कौन सा पूरा स्थल किस स्थान पे है। तो आप एक बार इस मैप को देख लेना ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और सारे पूरा स्थल आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। धन्यवाद।